वेलकम चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर वाटर। ये चैप्टर 14 है क्लास 6 का। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ मच वाटर डू वी यूज, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, वाटर साइकिल, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड, बैक टू द ओशन, व्हाट इफ इट रेन्स heavily, what happens if it doesn't rain for a long period, how can we conserve water। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि वाटर इज लाइफ, हम बचपन से ये सुनते आए हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पानी, और पानी के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु हो या कोई पक्षी हो या फिर कोई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए पानी को हमारा जिंदगी कहा जाता है ना। तो ये पानी तो हम हमेशा आप सुन रहे होंगे कि अवेयरनेस दिया जाता है। जैसे आपका अभी आप देखे होंगे कि स्कूल में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। जैसे कैसे वाटर कंजर्व करेंगे उसके ऊपर ऐसे कंपटीशन, फिर आपका वाटर कंजर्वेशन के ऊपर डिबेट वगैरह, बहुत काफी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हम वाटर की स्कैर्सिटी होता है तभी तो हम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो फिर ये वाटर कंजर्वेशन करने की क्या जरूरत है? हम जब पृथ्वी के अर्थ का मैक्सिमम पार्ट हम पानी ही पानी देख रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, शायद आप में से काफी बच्चे जानते भी होंगे कि इतना पानी होते हुए भी हम पानी की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इतना पानी में से हमारे काम के लिए जितना पानी यूज होता है वो सिर्फ 1% ही होता है। तो ये पिक्चर से मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये है हमारा अर्थ, मदर अर्थ। ये अर्थ का कितना हिस्सा पानी है? ये देखते हो, 71% पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन 71% अगर पानी से घिरा हुआ है तो बाकी 29% लैंड है। तो फिर पानी की कमी क्यों है? देखो, ये जो 71% पानी है उसमें से फ्रेश वाटर यानी जो कि हम यूज कर सकते हैं, हमारे काम पे आ सकता है, वैसा पानी कितना है? 2.5%। ठीक है, 2.5% तक ही है। कितने में से? 71% में से 2.5% फ्रेश वाटर होता है, और बाकी जो रहा वो आपका ओशन वाटर, सॉल्ट वाटर होता है, जो कि ना हम पी सकते हैं ना हमारे कोई काम में आ सकता है। लेकिन आजकल हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है कि हम सी वाटर को भी हमारे काम में लगा सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी देखते हैं हम, ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है उसमें से हम लोगों के लिए अवेलेबल कितना होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना अवेलेबल होता है? ओनली 1%। यानी ये 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसमें से 1.5% आइस फॉर्म में होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है ना बच्चों कि वाटर कितना कम अमाउंट में वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। हमारा लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए कितना कम वाटर अवेलेबल है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि वाटर कहाँ से आता है, फिर ये वाटर साइक्लिंग कैसे होता है, फिर ये वाटर को हम किस तरह यूज करें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको कंजर्व करके रख पाए। ठीक है, देखो अभी हम देखेंगे, आप सब जानते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम।
तो यहाँ इस पिक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि किस किस काम के लिए यूज हो रहा है पानी। ड्रिंकिंग के लिए, ये जो लड़की है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए लेने आई है पानी। यहाँ कपड़ा साफ हो रहा है, बाथिंग के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो सारे काम के लिए वाटर की जरूरत होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपका देखो बच्चों टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप घर में देखो कि पर डे आप कितना पानी खर्च करते हो नहाने के लिए, या फिर घर में बर्तन साफ करने के लिए कितना यूज होता है, कुकिंग के लिए कितना यूज होता है, उसका एक अकाउंट रखने के लिए आपको कहा गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखा रही हूँ जिसमें हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। और ये जो वैल्यू मैं दे रही हूँ यहाँ पर, इसको दिया गया है अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन रिसर्च फाउंडेशन ने दिया है। उसके मुताबिक हमारा कहाँ से कितना वाटर हम यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ से पेन ले लूं। अब देखो, शावर में यूज करते हैं 16 to 8%, फॉसेट में यूज करते हैं 15 to 7%, टॉयलेट में यूज करते हैं 26 to 7%, लीक हो जाता है पानी वेस्ट हो जाता है 13.7%, क्लॉथ वॉशिंग में जैसे हम वॉशिंग मशीन में तो ज्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉशिंग के लिए। बाकी जो छोटे मोटे काम के लिए, हमारा जो डेली यूज के लिए, बाकी जो छोटे मोटे काम के लिए 5.3%। तो बच्चों इसमें से आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि सबसे ज्यादा वेस्ट हमारा होता है वाटर, हम ज्यादा यूज कर लेते हैं वॉशिंग द क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। तो इसको हम कम करा सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट, अब देखो टॉयलेट में हम एक बार फ्लश करते हैं तो कम से कम 10 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। देखो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा वेस्टेज भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। टॉयलेट में जो पानी टॉयलेट से निकल रहा है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ तरीका अपना सकते हैं जिसमें कम पानी में टॉयलेट साफ हो जाए, ठीक है। तो उस तरह हम कम से कम शावर यूज करें। तो ये सब है हमारा डेली यूजेस ऑफ वाटर। ये एक कैलकुलेशन है जिसको दिया गया है अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन रिसर्च, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमको वाटर कहाँ से मिलता है। देखो बच्चों, आपको अगर हम पूछेंगे बच्चों आप घर में कहाँ से पानी मिलता है आपको, आप बोलोगे टैप से। लेकिन टैप में पानी कहाँ से आता है? टैप में पानी हमको कहाँ से आता है? हम जैसे सिटी में रहते हैं तो एक बड़ा सा टैंक होता है, उस टैंक से पाइप सप्लाई होता है, पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन उस टैंक में कहाँ से पानी आता है? उस वही है हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो about 97% of the water on the earth surface in the world is ocean. ओशन हो गया आपका, सॉल्ट वाटर जो है 97% हो गया। बाकी जो 3% है वो कहाँ से हमको, मैक्सिमम 3%, अदरवाइज मिनिमम 1%, वो हमको कहाँ से मिल रहा है? लेक से या रिवर से या फिर पोलर आइस के। देखो मैंने आपको बताया 3% जो है फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें से आपका 2% या फिर 1.5% मैंने जैसे बताया वो पोलर आइस केप में रह गया। तो हमारे लिए अवेलेबल हुआ ओनली 1%, ठीक है। तो हमको वो कहाँ से मिलता है? लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, क्लाउड से मिलता है, रेन से मिलता है, और स्टोर्ड इन रॉक्स एक्वीफर जो ग्राउंड में होता है, ठीक है। और हम कौन सा यूज नहीं कर सकते? सी आइस जो होता है उसको यूज नहीं करते। तो ये दो जो है आपका 2% वाटर इस फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जो टैप्स होते हैं उस टैप्स में वाटर कहाँ से आता है?
लेक से, रिवर से या फिर कुएं से, ठीक है। सो इन डिफरेंट वेज वी आर गेटिंग द वाटर, बट जैसे कुएं से भी हमको मिलता है तो, लेकिन वो पानी कहाँ से आता है, हमारे एक्वीफर से, ग्राउंड वाटर आता है, या फिर पॉन्ड से, या फिर लेक से, या फिर रिवर से, ठीक है। यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह यहाँ से पॉन्ड से आपका पाइप आया, फिर पाइप घर को गया। ये बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे घर है यहाँ पर, तो सारे घर को पाइपलाइन बिछा दिया गया और सारे घर में अभी टैप के थ्रू पानी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर घर का एक एक टैंक है, उस टैंक में पानी स्टोर रहता है और हमको जब जरूरत है टैप के थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं। अभी बच्चों मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ हम सी वाटर को भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि सी वाटर को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ वेव पावर फॉर पंपिंग सी वाटर। आपको पता है बच्चों, सी टाइड से भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वेव पावर होता है, वो वेव पावर आप देख सकते हो ना, ये है वेव पावर, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ से कैसे आपका सी वाटर को पंप करने के लिए यूज होता है। देन सी वाटर को इवापोरेट किया जाता है सॉल्ट पाने के लिए, और उसका इकोनॉमिकल ट्रेड के लिए यूज होता है। जैसे आपको, जैसे लैंड का रूट होता है, एयर का रूट होता है, एरोप्लेन से मूव करते हैं, उस तरह हमारा ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए वाटर सी का रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी वाटर एंटीना यूजेस मैग्नेटिक इंडक्शन पावर। सी वाटर रिसीव्स ट्रांसमिट रेडिएशन। ये आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा बच्चों, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस वन। देन नेक्स्ट है रिचार्जेबल बैटरी। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह यूज हो सकता है, लेकिन हम आजकल सी वाटर से भी ड्रिंकिंग या पोर्टेबल वाटर निकालने लगे हैं। फिर भी बच्चों, ये जो प्रोसेस है बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम जितना वेस्ट करते हैं पानी, उतना पानी तो हम उतने कम समय में देखो, पानी वेस्ट करने के लिए कम समय लगता है, लेकिन पानी हमारा फ्रेश वाटर मिलने के लिए काफी टाइम लगता है, चाहे वो सी वाटर हो या फिर किसी सोर्स से हो। कभी सूख जाता है तो ड्रॉट हो जाता है, हमको वाटर नहीं मिलता, तो इसीलिए वाटर को कंजर्व करना और जुडिशियसली यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये बच्चों आप डायग्राम देख सकते हो, ये है वाटर साइकिल। यहाँ मैंने पिक्चर दिया है वाटर साइकिल का, किस तरह वाटर, आप देख रहे होंगे कि अगर वाटर हमेशा वेपोर हो जाता है, जैसे हमने बताया सी वाटर को वेपोर इवापोरेट करके हम सॉल्ट बनाते हैं, तो अगर सी वाटर इवापोरेट हो रहा है तो सी धीरे धीरे सूख जाता, लेकिन सी वैसे का वैसा है, ऊपर से सी का तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आइस केप जो है वो मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो फिर ये वाटर फिर वापस आता कैसे? तो ये एक साइक्लिक वे है बच्चों, जिसके थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में ये वाटर सर्कुलेट होता है, जिसको कहा जाता है वाटर साइकिल। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने काफी सारे प्रोसेसेस आपको दिखाया है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि इवापोरेशन एक प्रोसेस है, देखो ये है इवापोरेशन एक प्रोसेस है, फिर ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश एक प्रोसेस है, देन रन ऑफ एक प्रोसेस है, ठीक है, एंड कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस के जरिए आपका जो वाटर होता है वो साइकिल होता रहता है बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। अर्थ से एटमॉस्फेयर जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आता है। तो इस तरह हमारा साइक्लिंग होता है, जिसके वजह से हमारा जो वाटर है वो कम से कम अमाउंट में मेंटेन्ड है, ठीक है। तो अभी इस वाटर साइकिल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और उसका जो प्रोसेस मैंने बताया, वो सारे प्रोसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। वाटर साइकिल इज
also called hydrologic cycle that involves the continuous circulation of water in the earth atmosphere system. ठीक है? Of the many processes involved in the water cycle, the most important are your evaporation, transpiration, condensation, precipitation and runoff. ये सारे प्रोसेस को हम अलग अलग करके अभी पढ़ेंगे. सबसे पहला प्रोसेस होता है इवापोरेशन. सबसे पहले हम जानेंगे इवापोरेशन क्या है. इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड स्टेट changing to a gaseous state due to an increase in temperature and or pressure. ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हमने पिक्चर में दिखाया है कि यहाँ वाटर है. ये देखो, ये वाटर का सोर्स है और यहाँ से वाटर इवापोरेट हो रहा है. इवापोरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हीट. सन से हीट एनर्जी आता है जिसके वजह से वाटर लिक्विड होता है. सो लिक्विड इज चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट. वाटर वेपर गैस होता है. ठीक है, तो लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट. इज कॉल्ड इवापोरेशन. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको इवापोरेशन क्या है. अभी देखते हैं कि इवापोरेशन हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है. आपका काफी सारा एक्टिविटी दिया है बुक में, जैसे इवापोरेशन हो रहा है पता करने के लिए आप धूप में कपड़े को सुखा दो, तो कपड़े को लटका दोगे तो क्या होता है, कुछ देर के बाद कपड़े सूख जाते हैं. ठीक है, सो द इवापोरेशन प्रिंसिपल is applied to drying clothes, to drying hairs, to drying agricultural produce, to drying fish and prawn, to cooling the body, to producing the common salt. So ये सारे प्रोसेस में इवापोरेशन यूज होता है. ठीक है, इवापोरेशन प्रिंसिपल यूज होता है. ये देखो, ये है वाटर लैंड. ठीक है, वाटर सरफेस से किस तरह हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म में था, वो किस तरह गैस फॉर्म में एटमॉस्फेयर तक चला जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस हमने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन. अभी देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट. आपने इसके बारे में सुना होगा बच्चों कि लीफ में जो स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा के थ्रू वाटर वेपर निकल जाता है. ठीक है, तो वाटर है लिक्विड, फिर जो वेपर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है. प्लांट का जो लीव्स होता है, लीव से अगर वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाए तो उसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो ये स्टोमाटा के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि स्टोमाटा एक ओपनिंग होता है लीफ में जिसके थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है प्लांट का. लेकिन वो जब ओपन होता है तो उसके थ्रू वाटर जो होता है वाटर वेपर होके निकल जाता है एटमॉस्फेयर को. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन. अब देखो बच्चों, ये जो वाटर वेपर क्यों हुआ, हीट के वजह से हुआ. जब पानी गर्म हो गया तो गैस बन गया, उसको कहा गया वाटर वेपर. वाटर वेपर अभी क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर की तरफ बढ़ता गया और एयर में जाकर मिक्स हो गया. और जब ये एयर के साथ ऊपर ऊपर जैसे जाता है वो ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो ये जो वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और उसको कहा जाता है कंडेंसेशन. और ये कंडेंसेशन के वजह से ही हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अभी देखो कंडेंसेशन कैसे होता है. ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों. देखो, एयर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ योर कोल्ड ग्लास ऑफ आइस वाटर
एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अक्सर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप एक ग्लास में पानी लो, पानी में आइस डाल दो, आप कुछ देर के बाद देखोगे कि ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। यहाँ आप देख सकते हो ये वाटर ड्रॉपलेट्स भरे हुए हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो फिर यहाँ कंडेंसेशन कैसे हुआ? अभी देखो, हमने जब इसमें आइस डाल दिया तो इसके आसपास का टेम्परेचर क्या हुआ? ठंडा हो गया। लेकिन इसके चारों तरफ पहले क्या था? इसके चारों तरफ एयर में तो वेपर होता है ना, तो एयर इसके चारों तरफ जो वाटर वेपर था, वो वेपर जब ठंडा हो गया तो क्या हो गया? वो जम गया और वो ड्रॉपलेट बन के ग्लास के चारों तरफ बैठ गया। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है ग्लास के चारों तरफ, जिसमें कि आइस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। अभी देखो बच्चों, कंडेंसेशन किस तरह क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह डायग्राम के द्वारा भी आप समझा सकते हो क्लाउड किस तरह बनता है। देखो मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ से सन रे, सन से हीट आया, हीट के वजह से क्या होता है हमने बताया था आपको? इवापोरेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से वाटर वेपर बन रहा है, और ये जो वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाता है यहाँ पर ये कूल होता जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद ये सारे जो जितने सारे वाटर का पार्टिकल थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अभी इकट्ठा होने के बाद क्या होता है? अभी गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर वेपर ऊपर तक गया और क्या हो गया? लिक्विड हो गया, और वाटर वेपर के साथ डस्ट पार्टिकल भी मिल जाते हैं, क्योंकि एयर में, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल भी है। सो जब ये ठंडा होता है, ऊपर जाता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाता है, तब क्लाउड बनता है। तो क्लाउड कैसे बनता है बच्चों? जब सन रे falls on the water body, the water gets evaporated, the water vapor as it moves upward, जैसे जैसे ऊपर जाता है, it cools, and the condensation of the water molecule takes place along with the dust particle. The condensed water vapor forms the cloud. Am I clear, children? अभी देखो दूसरा फैक्टर, दूसरा जो प्रोसेस हमने बताया था, प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? अब देखो हमने क्लाउड के बारे में बात किया, क्लाउड कैसे बना? इवापोरेशन हुआ, फिर इवापोरेटेड जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हुआ अलोंग विथ डस्ट पार्टिकल, वो बन गया आपका क्लाउड। अभी बहुत सारे वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाएंगे तब क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स भारी हो जाएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे और वो भारी हो जाएंगे। जब भारी हो जाएंगे तो नीचे गिरने लगेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन और रेन। ठीक है, सो द प्रोसेस बाय व्हिच मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड, ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और हेवी हो जाते हैं, हेवी होके रेन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? ए रन ऑफ is when water flows over land areas and mixes with soil, minerals and other content. And this is the major part of the water cycle. When this runoff flows across certain surface and reaches a channel, it is known as non-point source. अब जैसे देखो बच्चों, जब बारिश हुआ, ठीक है, या फिर रिवर से पानी बह रहा है, ठीक है, तो लैंड के ऊपर बह रहा है, तो यहाँ देखो कहीं से भी ये वाटर आया है और ये पानी आपका लैंड के ऊपर बह रहा है। तो
जब ये वाटर बहता जाता है लैंड के ऊपर, तब क्या होता है, वाटर में जो मिनरल्स होता है या फिर अदर कंटेंट होता है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, इसको कहा जाता है रन ऑफ। और कभी कभी ये मिट्टी को भी लेकर किसी वाटर बॉडी, रिवर या पॉन्ड में डाल देता है, ठीक है। और ये एक मेजर हिस्सा होता है, मेजर प्रोसेस होता है आपका वाटर साइकिल का। अभी हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल किस तरह होता है। अभी आपको बच्चों समझ में आ गया कि इवापोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह ये वाटर साइक्लिक वे में अर्थ से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ आता है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो वाटर किस कंडीशन में है। वाटर देखो यहाँ पॉन्ड में है, ठीक है, यहाँ रिवर में है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कि अंडरग्राउंड में भी वाटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लांट, प्लांट क्या करता है, सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले देखें इवापोरेशन। ये वाटर जो सरफेस है, ये वाटर सरफेस में सन रे, दैट इज सन का हीट एनर्जी गिरता है। सन का हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेटेड वाटर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। तो इस तरह बहुत सारे क्लाउड बन जाते हैं। और फिर वाटर वेपर किस तरह एटमॉस्फेयर को जाता है, बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, प्लांट से वाटर वेपर निकल जाता है एटमॉस्फेयर को। अभी इस तरह हमारा क्या हुआ, बादल बन गया, क्लाउड बन गया। जब ज्यादा वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है तब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश होने लगता है। तो जब बारिश होता है तो क्या होता है, वो पानी फिर वापस अर्थ तक आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बारिश हो रहा है सिर्फ जहां से पानी गया था वहीं पर ही गिरेगा, ये जरूरी तो नहीं है। तो वो क्या हो सकता है, लैंड में भी गिर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ लैंड पे गिरा है, तो ये लैंड से बहते हुए क्या हो सकता है, लैंड के थ्रू डायरेक्ट वो अंडरग्राउंड में जा सकता है वाटर, या फिर पानी, बारिश का पानी लैंड से बहते हुए हमारा जो वाटर बॉडी है उसी में आ सकता है। तो इस तरह बच्चों हमारा वाटर हमेशा एक साइक्लिक वे में मूव करता है बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जिसके वजह से वाटर का जो क्वांटिटी है ऑन द अर्थ सरफेस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको एग्जाम में ये वाटर साइकिल एक 5 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको लेवलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है, कौन सा प्रोसेस क्या है पूछा जा सकता है, या फिर आपको क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है वाटर साइकिल में वो पूछा जा सकता है, या फिर प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये वाटर साइकिल से बहुत तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। अच्छा, अभी तो हम देखो वाटर के बारे में हम वी आर मोर कॉन्शियस बिकॉज वाटर इज आवर लाइफ, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। बट व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली, बहुत बारिश होगा तो क्या होगा। देखो बच्चों ये पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बाढ़ आ गया है, यहाँ पर आपका लैंडफॉल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो किस तरह आने जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ किसी का घर बह गया है, किसी का गाड़ी बैल सब बह गए हैं। तो अगर कोई भी चीज ज्यादा होने से वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसी तरह रेन भी ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। तो हम देखते हैं अभी अगर हेवीली रेन होगा तो क्या क्या हो सकते हैं। हेवी रेन में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर। आपने देखा होगा जब बारिश कंटिन्यूअसली होता है, बहुत हेवी रेन होता है, तब क्या होता है, वाटर ले रिवर लेक पॉन्ड में पानी पूरा भर जाता है, रास्ता को कवर कर लेता है, जिसके वजह से आने जाने में दिक्कत होती है। और जब ये एक लिमिट से बहुत ऊपर तक आ जाता है पानी, तब उसको क्या कहा जाता है, फ्लड कहा जाता है, ठीक है। एंड फ्लड होने से क्या होता है,
crop field, forest, village and cities are submerged by water. पानी में ये सारे डूब जाते हैं। कितने सारे जान का जान चला जाता है, कितने सारे हमारे लोगों का जो घर होता है, उनका जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, सब पानी में बह जाते हैं। ठीक है, हमको काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, अगर बारिश ना हो बहुत दिन तक, क्या हो सकता है बच्चों? ये आपके सामने है। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। क्योंकि ये जो पिक्चर मैंने दिखाया है, ये कंडीशन तब हुआ है जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं होता। यहाँ देख सकते हो सूखा लैंड है, गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उसको पानी पिलाने के लिए ये आदमी कहीं दूर तक उसको ले जा रहे हैं। ये देखो पीने का पानी लेने के लिए, थोड़ा सा पानी लेने के लिए कितना दूर तक उनको आना पड़ रहा है। ये देख सकते हो आप कितना म्युनिसिपालिटी से टैंकर में पानी मंगवाया गया है, उसके लिए कितना भीड़ है, उसके लिए मारपीट भी हो जाता है। तो बच्चों, वाटर का एक बूंद भी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसको कंजर्व करना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम, what happens if it doesn't rain for a long period? Since it is not being brought back by rain, the soil becomes dry. जब अगर बारिश ज्यादा दिन तक नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जमीन फट जाएगा, पूरा सूख जाएगा और धीरे धीरे पॉन्ड का, वेल का जो पानी का लेवल था नीचे चला जाएगा और पूरी तरह सूख जाएगा। आपने देखा होगा रिवर भी सूख जाता है और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर भी खत्म होने लगता है। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारा एग्रीकल्चर भी ठप पड़ जाता है और इस कंडीशन को कहा जाता है ड्रॉट। ओके, तो बच्चों वाटर को कंजर्व करना जरूरी है, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, आप एज ए स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू। देखो बच्चों, हम ये सब कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टर्न द वाटर ऑफ व्हेन ब्रश योर टीथ। काफी बच्चों का ये आदत होता है कि ब्रश कर रहे हैं, टैप को खुला छोड़ दिया। नहीं बच्चों, एकदम नहीं करना है। डोंट यूज द टॉयलेट एज वेस्ट बास्केट। जैसे ये वेस्ट बास्केट में हम जैसे कोई भी कचरा लेकर डाल देते हैं ना, उसी तरह टॉयलेट में भी पानी आप जुडिशियसली यूज करो और कोई भी कचरा उसमें डालो मत। कचरा डालने से हमको फ्लश करना पड़ता है और फ्लश करने से हमारा वाटर वेस्ट होता है। नेवर टेक ए बाथ इफ यू डोंट नीड टू। कुछ लोगों का आदत होता है ना, दिन में 4-5 बार नहाएंगे, तो जब हमको एक बार नहाने से हो जाता है तो हम क्यों बार बार नहाएंगे। और एक बात है बच्चों, कम से कम शावर यूज करने की कोशिश करना। शावर में हमारा ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। देन इफ योर कार डज नॉट नीड, आपका कोई गाड़ी है घर में, कार है या व्हीकल है, हम हमेशा क्या चाहते हैं कि उसको पूरा चकाचक रखे, सुंदर दिखे। लेकिन हम उसको पोंछ के भी तो सुंदर रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसको पानी से धोएंगे। तो जब जरूरत ना हो तो तब पानी का वेस्ट मत करो। एक्सक्यूज मी। सो टेक ए शॉर्टर शॉवर इफ पॉसिबल। शावर का जितना कम से कम यूज हो उतना ही करो। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देखो बच्चों, आजकल हर जगह पर ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि वाटर, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए, मतलब रेन वाटर जब आता है तो उसको हम कलेक्ट करके हमको रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, द टर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजुअली टेकन टू मीन द इमीडिएट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। जब बारिश हो रहा है तब हमको कलेक्ट करना है। ठीक है, चाहे डायरेक्टली हम बारिश का पानी को कलेक्ट करेंगे या फिर रन ऑफ सरफेस, सरफेस से बहता हुआ पानी को कलेक्ट करेंगे।
And this definition excludes runoff from land, watersheds into streams, rivers, lakes. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हम कलेक्ट कर रहे हैं रेन वाटर को डायरेक्टली, बट वो रेन वाटर अगर जाकर पॉन्ड में गिर रहा है, रिवर में गिर रहा है, लेक में गिर रहा है, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कहा जाएगा. दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस. बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस. हम आर्टिफिशियली रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं. So hence the rainwater harvesting is the catching of rainwater. So this is the definition, children. It is the catching of rainwater when it falls and storing to use during the non-rainy season. Okay. बारिश के पानी को कलेक्ट करना है और उसको नॉन रेनी सीजन में यूज करना है. देखो यहाँ हमने दिखाया है, ये एक घर है. देखो घर का जो छत है किस तरह बनाया गया है, इसको स्लोप कर दिया गया है और ये स्लोप से पानी बहता हुआ पाइप से होते हुए एक टैंक में आ जाता है और ये टैंक में कलेक्टेड रहता है और जब जरूरत होता है हम उसको यूज कर सकते हैं. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 4 तरह के होते हैं. जैसे रूफ कैचमेंट, मतलब रूफ से सीधा, मतलब छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है हम उसको कैप्चर करेंगे, उसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. देन रॉक कैचमेंट, मतलब कोई हिल के ऊपर या फिर कोई चट्टान के ऊपर गिर रहा है, स्लोपी चट्टान के ऊपर, तो वहां से भी पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं, घर के काम के लिए. ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, मान लो मिट्टी से बहता हुआ, स्लोप से बहता हुआ पानी आ रहा है, तो वो तो मडी होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नर्सरीज में यूज कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सम डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी उसको प्यूरिफाई करके यूज कर सकते हैं. देन पानी को हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, और एक मेथड है हम डैम बना सकते हैं, ठीक है, या फिर सैंड को बिछा देंगे और उसमें आपका सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो ये है बहुत तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2 तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिया हुआ है. एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें रेन वाटर रूफ टॉप से कलेक्ट किया जाता है एक स्टोरेज टैंक में, ठीक है, थ्रू ए पाइप. देन ये जो वाटर है, ये वाटर को या तो फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है या फिर टैंक में कलेक्ट करके रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए. और ये 2 ऑप्शन होता है, ठीक है, एक है टैंक में रखेंगे हम यूज करेंगे, या फिर उसको हम मिट्टी में छोड़ देंगे, डायरेक्टली गड्ढा करके छोड़ देंगे, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, ठीक है. तो ये तो हो गया रूफ टॉप से. दूसरा मेथड है, दूसरा ऑप्शन है allowing the water to go into the ground directly from the roadside drain that collect rain water, ठीक है. तो ये दूसरा मेथड है. तो अभी देखो मैं आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक डायग्राम आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है रूफ. रूफ को कैसे स्लोपी बनाया गया है और यहाँ से पाइप निकला हुआ है, जो आउटलेट होता है, छत का पानी निकलता है, वहां से पाइप निकला हुआ है और इस पाइप के बीच में एक फिल्टर दिया गया है, ताकि कोई अगर कचरा कुछ होगा छत के ऊपर तो वो फिल्टर हो जाएगा यहाँ पर. उसके बाद उस पानी को कलेक्ट किया जाता है एक टैंक में, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ टैंक में यूज हो रहा है. तो यहाँ हम देखो कितने सारे ऑप्शन है. हमारा कुआं है, कुआं सूख गया है तो हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं. दूसरा है कि हम एक अंडरग्राउंड स्वैम्प बनाएंगे, उस स्वैम्प पे हम स्टोर करके रख सकते हैं. तीसरा है कि हम उस पानी को बोरवेल के थ्रू, एक पाइप के थ्रू पूरा ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक छोड़ देंगे, ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा. तो हमारे पास 3 ऑप्शन है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. क्या क्या है, रूफ टॉप से वाटर पाइप के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, उसको फिल्टर किया जाएगा. देन दैट वाटर के लिए 3 ऑप्शन होते हैं. एक है
हम ओपन वेल को रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर स्वाम्प में हम स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए छोड़ सकते हैं। So these are the advantage of rainwater harvesting. क्या क्या फायदा है? Relatively cheap materials can be used for construction of container and collecting surface. बहुत चीप मेथड से हम चीप मेथड से हम इसको बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मेथड्स आर वेरी सिंपल, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ज्यादा उसमें रिपेयरिंग की या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, उसमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, एंड ड्रॉट का जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देता है, रन ऑफ यानी मिट्टी के ऊपर गिरने से जो मिट्टी का मिनरल्स वगैरह धुल जाता था वो भी कम हो जाता है, सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है, और ये दैट इज वाटर का बिल जो होता है उसको भी कम कर देता है, एंड इट प्रोवाइड्स ए सप्लाई ऑफ सेफ वाटर क्लोज टू होम। घर के पास हमको सेफ वाटर मिलता है, ठीक है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, इसीलिए हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, स्कूल में तो जरूर होना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जो कि हमारा जिंदगी है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और मैं आशा करती हूँ कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हर कोई तरीका को आप अपनाओगे, और दूसरों को भी आप अवेयर करवाओगे, जानकारी दोगे कि किस तरह वाटर को हम यूज करने से कम वाटर यूज होगा, वाटर की जो बर्बादी होती है वो नहीं होगा, ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी जिंदा रहे, और हम भी जिंदा रहे, और सबका जिंदगी खुशहाली रहे। धन्यवाद बच्चों।